हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 7 जिसमें एक कविता है जिसका शीर्षक है मत बांधो। आज हम लोग मत बांधो इस कविता को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग पहले अध्याय से पाठ करते करते पाठ 7 पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, कविता पढ़ी, कबीरदास जी के दोहे भी पढ़े। आज फिर हम लोग एक कविता पढ़ेंगे। कौन सी कविता? मत बांधो, जो कि पाठ 7 में है। तो आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने आप सबको कहा है कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके रचनाकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि अब आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं। कोई भी रचना के रचनाकार से जब तक आप लोग परिचित नहीं होंगे तब तक उनकी रचनाओं को भी सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं, सॉरी कवि नहीं, कवियत्री है। क्यों? क्योंकि इनको लिखने वाली एक महिला कवित्री है। तो उनका नाम है महादेवी वर्मा। आज पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद ही मत बांधो कविता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए उसकी संपूर्ण व्याख्या को भी समझेंगे। तो दोस्तों, इस कविता की कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। छायावाद एक प्रकार का काव्य लिखा गया था जिसके 4 प्रमुख स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और हमारी महादेवी वर्मा। आपको पता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और इन्होंने जो साहित्यिक योगदान दिए वो महान है, कि मतलब उसे भूला नहीं जा सकता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है जो हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर कहलाती है। इनकी जो काव्य संग्रह है उसमें सबसे पहला है निहार और उसके बाद रश्मि, नीरजा, सामने गीत, दीपशिखा और गद्य रचनाएं भी है जिनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार। दोस्तों, इन्हें इनकी रचनाओं के कारण बहुत सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उनका जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है यामा, उसके लिए उन्हें सर्वोच्च ज्ञान साहित्य में के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद के, जो कि अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, यह था हमारा कवित्री परिचय और अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। कविता हम लोग 4-4 पंक्ति में पढ़ते हुए इसे। प्यारे दोस्तों, अब इस सब कविता, ये जो पंक्तियां मैंने पढ़ी, अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए हम इनकी पूरी व्याख्या समझेंगे। व्याख्या समझने से ये बहुत पहले जरूरी है कि आपको कविता की पंक्तियों को पढ़ने आना चाहिए। तो इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। दोस्तों, कविता की पंक्ति को यदि हम सही तरीके से पढ़ें तो उसके अर्थ भी अपने आप निकल जाए। ऐसा हमने कई बार सुना है, विद्वानों ने कहा है, घर में भी हमारे बड़े कहते हैं कि सपने देखना मत छोड़ो, सपने जरूर देखो। और जो सपने देखते हैं उनके सपनों को साकार करने में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि कभी भी उनके पंख को काट कर उन्हें लाचार कर देना चाहिए। पंखों को काट देने का अर्थ होता है जिसके माध्यम से वह अपने सपनों को साकार करते और माध्यम उनसे छीन लेना, उसे बेसहारा कर देना। तो कवि कहती है, कवित्री कहती है, महादेवी वर्मा जी कहती है, इन सपनों के पंख ना काटो। कोई यदि सपने को देख रहा है तो उसके सहारे को मत छीनो, जिसके थ्रू वह सपने को पूरा करेंगे तो माध्यम उनसे मत छीनो। और साथ ही उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि सपने देखो और उसको इस सीमा में बंद के मत देखो। बड़े बड़े सपने देखो जिसे तुम साकार कर पाओ और जिसके लिए तुम प्रयास कर पाओ, इतने बड़े बड़े सपने देखो। और इन सपनों की गति मत बांधो। गति मत बांधो का अर्थ होता है सपनों को देखने की कोई सीमा मत रखो। बड़े बड़े सपने देखो, विशाल विशाल सपने देखो, क्योंकि जितने बड़े तुम सपने देखोगे उतना ही मन में तुम्हारा उल्लास जगेगा कठिन संघर्ष करने की, और कठिन संघर्ष करके ही तुम अपने सपने को पा पाओगे।
सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। सुगंध, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, फूलों से निकलकर सुगंध आकाश में उड़ जाता है। कई चीजों में ही सुगंध होते हैं, वह निकलकर आकाश में मिल जाते हैं, तो फिर क्या वो कभी भी लौट कर वापस आ पाते हैं। तो हमारे जो सपने हैं वैसे ही निकल कर पूरी दुनिया में छा जाने चाहिए, ताकि कोई उसे काट ना सके, कोई उसे रोक ना सके। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कम उड़ पाता है। बीज, जिससे कोई पौधे लगाने से पहले जो छोटे से बीज को हम बीज को धूलि के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वो उसके अंदर चला जाता है, तो वह तो कभी भी बीज आकाश में नहीं उड़ पाता, वो कभी भी आकाश में नहीं जा पाता है। यानी दोस्तों, कवित्री ने कहा है कि बीज जो धूलि में मिल जाती है, वो फिर कभी भी आकाश में नहीं जा पाती है, वो फिर कभी आकाश में उड़ान नहीं भर पाती है, ऊंचा नहीं उठ पाती है, वो मिट्टी के नीचे ही दबी रह जाती है। और तो हम मनुष्यों को चाहिए कि हमें बीज से सबक लेके हम कभी भी अपने सपनों को किसी के नीचे दबने नहीं देंगे, बल्कि सौरभ बनकर, सुगंध बनकर आकाश में उड़ेंगे। अगली पंक्ति है, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। दोस्तों, इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि अग्नि सदा धरती पर जलती। अग्नि कहाँ जलती है? अग्नि हमेशा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, वो हमेशा धरती पर जलती है। और धूम, धूम का अर्थ होता है धुआं, जो कि अग्नि के जलने के कारण अग्नि से निकलती है। धुआं क्या होता है? ऊंचा उठता है और गगन में जाकर, आकाश में जाकर मंडराता है। पूरे आकाश में वो घूमना शुरू कर देता है, पूरे आकाश में वो फैलता है। सपनों में दोनों की गति है, मतलब कहा जाता है कि ये जो सपने हैं इसमें दोनों की गति है, दोनों के चाल देखने को मिलते हैं। किसकी गति है? तो सपने में अग्नि की भी गति है और धुएं की भी गति है। कैसे? कैसे हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग धरती पर रहते हुए आंखों में सपने देखते हैं, तो वो धरती पर रहते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें अग्नि की गति हुई, क्योंकि वो अग्नि धरती पर जल रही है। और जब हमारे सपने साकार होकर चारों तरफ हमारे नाम को फैलाते हैं, हम लोग सफल हो जाते हैं, हमारी सफलता चारों तरफ फैल जाती है, तब उसमें धुएं की गति आ जाती है। तो इस प्रकार हमारे सपनों में अग्नि की भी गति होती है और धुएं की भी गति होती है। नीचे रहकर होशो हवास में हम सपने देखते हैं, तब उसमें अग्नि की गति है। और जब हमारे सपने प्रयास से, कठिन परिश्रम से सफल हो जाते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, हमारे नाम फैलते हैं, तब उसमें धुएं की गति हो जाती है। उड़कर आंखों में आता है, और ये सपने बार बार उड़ उड़कर हमारी आंखों में आता है। कैसे आंखों में आता है? तो जैसे अग्नि के जलने से उसका प्रभाव आंखों पर पड़ता है, धुएं के जल रहने से भी हमारे आंखों को वो प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार सपने भी जब जलते हैं, सपने को भी जब हम लोग देखते हैं, तब वो हमारी आंखों में आता है। सपने जब हम देखते हैं तब वो हमारी आंखों में आता है, और जब सपने हमारे साकार हो जाते हैं, चारों दिशाओं में हमारे नाम हो जाते हैं, हमें सफलता मिल जाती है, तब हमारी आंखों में चमक आ जाता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है, वो भी एक तरीके से हमारी आंखों में ही आता है। इसलिए कहा गया है कि सपने की दोनों ही गति है और उड़कर वो हमारी आंखों में ही आता है। अगला है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए ऊपर आएगा। दोस्तों, कवित्री इस पंक्ति में कहती है कि सपने हमारे जो हो बहुत बड़े बड़े हो, इतने बड़े बड़े हो कि हमें कोई रोके भी तो हम ना रुके। कवित्री कहती है, इसका आरोहण मत रोको। पहले तो रोकने वालों को उन्होंने संदेश दिया है कि इसका आरोहण मत रोको, ये ऊपर चढ़ रहा है, इसे ऊपर चढ़ने से मत रोको, ये आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ने से मत रोको। इसका अवरोहण मत बांधो। अवरोहण का अर्थ होता है नीचे आना। दोस्तों, ये विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द है। ये आपको बहुत अच्छे शब्द भंडार यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग यह भी याद रखिए, जरूर आपको परीक्षा में विलोम शब्द आपके पाठ्य पुस्तक से ही रहेंगे और ये शब्द भी आ सकता है। इसका अवरोहण मत बांधो, मतलब उसे नीचे आने के लिए बाध्य मत करो, उसे नीचे आने के लिए तुम मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर, या मुक्त गगन, ये जो स्वतंत्र आकाश है, खुला आकाश है, इसमें
घूमने के लिए, इसे घूमने के लिए छोड़ दो, इसे विचरण करने दो, खुले आकाश में या मुक्त रूप से गगन में विचरण करे, इसे करने दो, तारों में फिर मिल जाएगा। कवि कहती है, महादेवी वर्मा जी कहती है कि बड़े बड़े सपने देखो, इतने बड़े बड़े सपने देखो कि तुम्हें रोकने के साहस किसी में ना हो और तुम उसे पूरा करने का सामर्थ्य अपने अंदर लाओ। इतने बड़े सपने देखो कि तुम तारों में मिल जाओ, तारों में घुल मिल जाओ, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए ऊपर आएगा। ये इतने बड़े बड़े सपने देखेगा कि ऊपर उठेगा और तारों में मिल जाएगा। दोस्तों, तारे बहुत दूर है, हमारी गैलेक्सी से भी वो बहुत दूर है, इतने दूर है कि हम, ऐसे तो हमें देखकर लगता है जैसे पास में आकाश है और आकाश में तारे हैं, लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि तारे एक तरीके से सूर्य ही है और बहुत दूर है, जिसके कारण उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है और मात्र ये टिमटिमाते हुए ही हमें दिखाई देते हैं। कवित्री कहती है कि यह ऊंचा उठेगा, तारों में मिल जाएगा और मेघों से रंग, मेघों में रंग कई तरह के होते हैं, मेघ मतलब बादल, कभी वो काले हो जाते हैं, कभी लाल हो जाते हैं, कभी सुनहरे हो जाते हैं, तो मेघों में बहुत सारे रंग हैं। तो ये इतने ऊंचे उठेंगे, वो मेघों से रंग लेंगे और किरणों से दीप्ति मतलब प्रकाश लेंगे और लेकर वापस ऊपर आएंगे, मतलब धरती पर आ जाएंगे। सपने देखने वाले को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, उसे अपनी मर्जी से प्रयास करके, परिश्रम करके ऊंचा उठने दो। दोस्तों, इन्होंने बहुत ही गूढ़ बात कही है कि इन्हें ऊंचा उठने दो और ऊंचा उठकर ये जब तारों में मिल जाएंगे तो वहां की बहुत सारी कलाओं को सीख कर ये वापस आएंगे। स्वर्ग बनाने की फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इन सपनों के पंख ना काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती है कि ये यदि उड़कर आकाश में जाएंगे, तारों से मिलेंगे, बड़े बड़े सपने को साकार करने के लिए वहां जाकर प्रयास करेंगे, उससे वो वहां से बहुत कुछ सीख कर वापस आएंगे। तो जब ये सीख कर वापस आएंगे तो ये धरती को भी उन जैसा स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प मतलब कला, वहां जाकर वो स्वर्ग को बनाने की वहां कोई कला सीख कर आएंगे और भूमि को सिखलाएगा और भूमि में रहने वाले समस्त प्राणियों को यह सीख देगा, सिखलाएगा कि कैसे हम भूमि को भी स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर वापस स्वर्ग में जैसी सुख सुविधाएं है, सब कुछ है, वैसे हम भूमि पर भी कैसे ला सकते हैं, यह सब कुछ ज्ञान वो हमें देंगे यदि वो बड़े बड़े सपने देखकर स्वर्ग जाएंगे और वहां से स्वर्ग कैसे बनी इसकी कला को सीख कर वापस आएंगे। और यदि हम सपने ना देखें और यदि कोई सपना देख रहा है और दिन रात उसके सपने को हम काटने पर लगे हैं, सपनों के पंख को काटकर उसे धरती से बांधने पर लगे हुए हैं, उसे स्वर्ग की तरफ उड़ान भरने नहीं देंगे, हमारी ये धरती फिर स्वर्ग कैसे बनेगी? हम तो अपनी धरती को स्वर्ग कभी नहीं बना पाएंगे। आगे कवित्री कहती है, नभ तक जाने से मत रोको, इसे आकाश तक जाने से कभी मत रोको, धरती से इसको मत बांधो और इसे हर समय धरती से बांधे मत रखो, मतलब उसे सपने देखने मत दो, घर से बंधे रहने दो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मनुष्य घर से बाहर निकले परिश्रम करने के लिए, उसे जरूर करने दो, उसे आगे बढ़ने दो। इन सपनों के फिर लास्ट में कवित्री ने हमें यही आदेश दिया है, हमें यही प्रेरणा दिया है कि इन सपनों के पंख को कभी भी नहीं काटना चाहिए, इन सपनों की गति को मत बांधो, इन सपनों की गति को कभी भी नहीं बांधना चाहिए। यह दोस्तों इस कविता की कवित्री है महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने हमें सपने देखने के गुण को बताया है कि हम सभी मनुष्यों को सपने देखना कितना जरूरी है। यदि हम लोग सपने नहीं देखेंगे तो हम लोग कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाएंगे, कभी हम लोग बड़े बड़े सपने देखकर उसे साकार करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इन्होंने ज्ञान दिया है उन लोगों को जो दूसरों के सपने देखने पर हर समय अड़ंगा लगाते हैं, अपने विचार उन पर थोपते हैं। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से दोनों ही वर्गों को समझाया है। एक को समझाया है कि सभी को सपना देखना चाहिए और सपना देखने के साथ साथ पूरे परिश्रम करके उन सपनों को साकार करने का भी प्रयास करना चाहिए। और दूसरा वर्ग उन माता पिता को, सगे संबंधियों को दिया है, उन्होंने उन्हें सीख दी है अपने घर के सदस्यों को सपने देखने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए कि बड़े बड़े सपने देखो और मात्र देखो नहीं बल्कि उसे पूरा करने का
अथक परिश्रम करो ताकि तुम हर नित्य नए कलाओं को सीखो और धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। तभी हमारी धरती एक दिन स्वर्ग बन पाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा पाठ यही समाप्त हुआ। आज की कविता हम लोगों ने पढ़ा मत बांधो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह कविता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, फीडबैक के रूप में कमेंट दें और जितना हो सके इसे शेयर करें। अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाइए जो क्लास 8 में है और जो भी महादेवी वर्मा या हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आपके आसपास कोई दिल्ली बोर्ड के है, राजस्थान बोर्ड के है, बिहार बोर्ड के है, झारखंड बोर्ड के है, जिस भी बोर्ड के हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी मेरे इस चैनल से जुड़े, क्योंकि मैं हर बोर्ड के बच्चों को और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे बच्चों को मेरा ये चैनल सहायता देगा। उन सब के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ जिसे देखकर आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।